बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम 67 से लेकर 100 तक MCQs पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, चैप्टर 3 का। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लें, फिर इसकी समझ आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि इनको समझने में आसानी हो। जो ये MCQs हम पढ़ रहे हैं और वो PMS का जो CSS का सिलेबस है उसमें भी वो कवर हो सके, उनके लिए भी वो काम आए। और BA का या जो भी सब्जेक्टिव में पेपर देना चाहता है किसी भी टेस्ट के या बुक के, वो चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ओपन यूनिवर्सिटी हो, PMS हो या CSS हो, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। या लेक्चरर एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं। So let's begin our today session। 67 है एक्शंस दैट शो रिस्पेक्ट एंड केयरिंग फॉर अदर्स। इसे कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। वो हमारे एक्शन या जो रिस्पेक्ट को शो, इज्जत ज़ाहिर करते हैं, एंड केयर करते हैं, केयरिंग फॉर अदर्स, उसे कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। इसके बाद है टेंडेंसी टू एनालाइज ऑन थॉट्स। अपने ही ख्यालात को एनालाइज करना, अपने ही ख्यालात का तजिया करना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं कहते या रिफ्लेक्टिव एक्शन, उसे को कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी, अपने ही ख्यालात का जायज़ा लेना। आगे 69 है पर्सन बिकम केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन एट स्टेज प्यूबर्टी। यानी कि जो आदमी है वो कब रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा करने की उम्र में आ जाता है, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। उसको एज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, यानी बलूगत की एज आ जाती है। अब वो अपनी नई नस्ल पैदा कर सकता है, शादी के बाद जो है ना वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। आगे 70 है अनकंडीशनल लव फोस्टर्स कॉन्ग्रुएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट सेड कार्ल रोजर्स। ये कार्ल रोजर ने कहा था कि अनकंडीशनल जो लव होता है वो फोस्टर करता है, पैदा कर देता है कॉन्ग्रुएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी खुद ही का तारुफ पैदा कर देता है उसको। ये किसने कहा है? ये कार्ल रोजर का बयान है, स्टेटमेंट है। फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने दी है? कार्ल रोजर ने। क्लाइंट जो मरीज़ होता है ना, वो खुद आकर अपने मसाइल बताता है कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ, मेरे साथ ये मसला है। तो वो जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ सुनता है, फिर उसके बाद उसके लिए इलाज तजवीज़ करता है। तो ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसने दी थी? ये कार्ल रोजर ने दी है। 72 क्वेश्चन है अटेंशन ऑन मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट इज़ बिहेवियर का लफ्ज़ आपने सुना है? किसी का किरदार कैसा जो हम देख सकते हैं। तो जो अटेंशन ऑन मेजरेबल, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व यानी कि देख भी सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? वो चीज़ें जिसको हम मेजर भी कर सकें और ऑब्जर्व भी कर सकें, अटेंशन, तो उसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। तो जो बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो ये दी थी फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ कॉल्ड JB वाटसन है बिहेवियरिज्म का फाउंडर। ये बार बार पेपर में आता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो वो हैं JB वाटसन। तो बिहेवियरिस्ट थे, जो बिहेवियर पर फोकस करते हैं, ना कि माइंड पर, ना सोल पर। वो कहते हैं बिहेवियर इंसान का किरदार ही सब कुछ है। तो वो बिहेवियरिस्ट से डैट बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि जो बिहेवियर होता है ना, जैसा हम एनवायरनमेंट देंगे वो ऐसा बिहेवियर होगा। तो बिहेवियरिस्ट से डैट बिहेवियर इज़ कंट्रोल, किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है? एनवायरनमेंट के ज़रिए। रोजर सेड डैट इम्पोर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ क्लाइंट। जो कार्ल रोजर है ना, वो कहते हैं कि जिसको जो भी मसला है ना, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? क्लाइंट की है, ना कि डॉक्टर की, क्योंकि मसला उसका सॉल्व होना है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? तो वो क्लाइंट है, वो मरीज़ है, ठीक है। 76 है नेगेटिव और अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज। जब नेगेटिव कोई काम कर रहा हो या अनप्लेजेंट काम कर रहा हो तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे? उनको उनको पनिश करें, ठीक है। पॉजिटिव और प्लेजेंट कंसिक्वेंसेज किसकी तरफ लेके जाते हैं? रीइंफोर्सर्स की तरफ। रीइंफोर्सर्स यानी कि वो उनको इनाम वगैरह दें, शाबाश दें, गुड दें, तो रीइंफोर्समेंट उनकी करें और उनको मोटिवेट करें, ठीक है। तो उनको कहते हैं रीइंफोर्सर्स। और जो अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज होते हैं उनको कहते हैं पनिशर्स, और जो प्लेजेंट कंसिक्वेंसेज होते हैं उनको कहते हैं रीइंफोर्सर्स। प्लेजेंट कंसिक्वेंसेज रीइंफोर्सर्स, अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज पनिशर्स, ठीक है। रीइंफोर्सर्स दैट कैन बी टच्ड, वो रीइंफोर्सर्स जिनको हम टच कर सकते हैं उनको कहते हैं कंक्रीट रीइंफोर्सर्स।
यानी कि वो चीज़ें जैसे रीइंफोर्सर, कोई इनाम मिल जाए, कोई कप मिल जाए, कोई ट्रॉफी मिल जाए, तो वो होंगे कंक्रीट रीइंफोर्सर्स। जो अगर हम वैसे किसी को कहें शाबाश, वेरी गुड, तो वो होंगे एब्स्ट्रैक्ट रीइंफोर्सर्स। ठीक है। इसके बाद आता है 79, गेस्चर्स आर साइन टू कम्युनिकेट पॉजिटिव रिगार्ड। इसको कहते हैं सोशल रीइंफोर्सर। यानी कि हम कोई ऐसा साइन दें या गेस्चर करें उसकी तरफ के वेरी गुड, थंब ऊपर को करें, नीचे को करें, तो उससे पता चल जाता है ये तो सोशल रीइंफोर्सर है। ठीक है। 80 क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन अ फेवरेट एक्टिविटी। तो opportunity to engage in a favorite activity is called activity reinforcers। आगे है 81, प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रेज और मोटिवेशन इज कॉल्ड सेल्फ रीइंफोर्समेंट। यानी कि अपने आप को खुद अपनी तारीफ करना और अपने आप को ही मोटिवेट करना, उसको कहते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अपने आप को ही मोटिवेट करने को कहते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट। आगे है 82 है, वॉलंटरी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ओपरेंट बिहेवियर। जो होता है ना वॉलंटरी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ओपरेंट बिहेवियर। जो वॉलंटरी गोल होता है, जो कि एक पर्सन ने कोई बिहेवियर शो किया है तो वो वॉलंटरी है, यानी सोच समझ के किया, उसको कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर। पनिशिंग, रिवॉर्डिंग। आगे है 83 है, 83 है क्वेश्चन, पनिशिंग, पनिश करना, रिवॉर्ड, इनाम देना, होल क्लास फॉर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ग्रुप कंसिक्वेंसेस। उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कंसिक्वेंसेस। 84 पढ़ते हैं, द टाइप ऑफ री इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी री इन्फोर्स, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल। टाइप ऑफ री इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी री इन्फोर्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड। वो चीज़ें जो जैसे कप, ट्रॉफी वगैरह, ये पैदाइश के साथ नहीं हमें मिलती, कोई इनाम या गिफ्ट या सर्टिफिकेट हमें पैदाइश के साथ नहीं मिलता, जो हमें खुद हासिल करना पड़े, सेकेंडरी हो उसे कहते हैं एक्वायर्ड, यानी कि हासिल शुदा। और जो प्राइमरी होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल, पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर मोटिवेशन जो चीज़ें, उसकी सलाहियतें उसकी हेरिडिटी में उसे मिले होते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है। इसके बाद 86, रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डिक्रीजेज। रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज, यानी कि रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज़ करेगा। अगर हम कोई रेट ऑफ रिस्पॉन्स है ना, कोई काम कर रहा है उसको हम शाबाश दें, तो वो फिर वो ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा लगन से वो काम करेगा, उसका रेट ऑफ रिस्पॉन्स और बढ़ जाएगा। अगर हम रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे ना, अगर किसी को, अगर कोई काम कर रहा है और हम बिला वजह उसकी खामियां निकालेंगे, तो उसका रेट ऑफ रिस्पॉन्स जो है ना वो कम होता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है। ये डिक्रीज़ करेगा। अगर हम उसकी कोई तारीफ़ वगैरह नहीं करेंगे, अगर हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। 88 क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट डिटरमन्स रिस्पॉन्स एक्विजिशन। रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, डिटरमन करती है रिस्पॉन्स एक्विजिशन। स्किनर कहता है कि जो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं ना बच्चे को, कोई शाबाश वगैरह, ये नाम वगैरह, वो डिटरमन करती है, वो बताती है कि रिस्पॉन्स आगे एक्विजिशन वो बच्चा जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा कि नहीं, ये स्किनर ने कहा है। आगे 89 है, रीइंफोर्समेंट डिटरमन्स रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस। ये बंदूरा ने कहा है कि जो रीइंफोर्समेंट होती है ना वो डिटरमिन करती है कि रिस्पॉन्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस कैसा आगे से परफॉर्म करेगा ये बच्चा, ये जो रिस्पॉन्स कैसा देगा, तो ये बंदूरा ने कहा था, बंदूरा ने। ठीक है। इसके बाद है स्टेट दैट एनर्जाइजेज, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स बिहेवियर इज़ कॉल्ड। वो वाली हालत जो एनर्जाइज यानी कि एनर्जी देती है, डायरेक्ट करती है, सस्टेन करती है हमारे बिहेवियर को, उसको कहते हैं मोटिवेशन। उसको क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ये तो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच है, तो वो एनर्जी हमें देती है, कोई भी स्पीच वगैरह होती है। फिर इसके बाद है मोटिवेशन फॉर इनर प्लेयर। जो इनर प्लेयर एक इंसान है या बच्चा है, वो खुशी महसूस करता है कि वो ना पढ़े तो उसे खुशी मिलती है, खेले तो उसे खुशी मिलती है, तो वो उसके इनर प्लेयर हैं। तो जो मोटिवेशन जो अंदर से खुद उठे ना, तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मसलन मैं बड़ा हो गया ना, अमीर बनना चाहता हूँ, ऐसे मैं अफसर बनना चाहता हूँ, फ़ौजी बनना चाहता हूँ, तो फिर वो खुद ही पढ़ेगा वो बच्चा या स्टूडेंट, तो वो फिर उसकी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जो होते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सटर्नल रिवॉर्ड जीतने के लिए, अपनी शोहरत बनाने के लिए, इनाम वगैरह जीतने के लिए जो मोटिवेशन मिलती है ना, जहाँ से हम देखते हैं कि उसने इनाम जीता है तो मैं भी करूँ, तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पनिशमेंट 93 है, पनिशमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशनल टाइप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पनिशमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन टाइप। पनिशमेंट जो मिलती है इज़ एन, वो किस किस्म की एग्जाम्पलेशन की, कौन
सी टाइप है तो एक्सट्रिंसिक है। पनिशमेंट हम खुद तो नहीं ना अपने आप को देते, ये हमें कोई टीचर वगैरह देता है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। 94 मोटिवेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ डैट आर देयर ऑन रिवॉर्ड, यानी कि मोटिवेशन वो एक्टिविटीज़ जो हमें अपना खुद रिवॉर्ड दें तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदरूनी जो इंसान के अंदर से जो तड़प होती है ना कुछ सीखने की, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 95 है स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। ये थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो जो स्टिमुलस होता है ना वो नेसेसरी होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन, स्टिमुलस से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई रिवॉर्ड वगैरह होता है, कोई कमक होती है जो हम देते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस देंगे तो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। मसलन कोई डॉग है, हम उसको कोई खाना देंगे या कोई डॉग है या बिल्ली है वो किसी पिंजरे में है तो वो ऐसे घूम रही थी, ठीक है, तो वो ऐसे घूमते घूमते उसका पाँव एक लीवर के ऊपर आता है। इसने ये ना क्लासिकल कंडीशनिंग आपको बाद में पढ़ाऊंगा ना जब, तो फिर बताऊंगा ये जो स्टिमुलस होगा ना, कोई रिवॉर्ड मिलेगा ना उस कैट को तो फिर वो बार बार उस लीवर को प्रेस करेगी, अगर उसको रिवॉर्ड नहीं ना मिलेगा तो वो छोड़ देगी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि रिवॉर्ड कोई होगा, कोई स्टिमुलस होगा तो काम होगा, तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, जो चेंज इन बिहेवियर होता है ना, रीइंफोर्समेंट जो उसे मिली, स्टिमुलस जो उसे मिला या जो उसे इनाम मिला ना, उसकी वजह से जो चेंज होगा उसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट दें, शाबाश दें या उसे सज़ा दें, तो फिर जो सज़ा या शाबाश मिलने की बिना पर उसमें जो चेंज आया था ना उसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। 97 है स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल इन क्लासिकल, जो स्टिमुलस होता है ना वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है। स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो रिस्पॉन्स होता है ना, जो रवैया में चेंज इन बिहेवियर, तो रिस्पॉन्स प्लेज डोमिनेंट रोल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आपने याद रखना है। रिस्पॉन्स आर ओ से याद रखने एस सी, स्टिमुलस क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ इसका ताल्लुक है और रिस्पॉन्स जो है वो प्लेज डोमिनेंट रोल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। 99 है थॉर्नडाइक कंट्रीब्यूटेड इन कंडीशनिंग प्रोसेस ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो थॉर्नडाइक थे ना, थॉर्नडाइक उन्होंने कंट्रीब्यूट किसको करने के में अमल में, थॉर्नडाइक कंट्रीब्यूटेड इन कंडीशनिंग प्रोसेस, यानी कि थॉर्नडाइक ने क्लासिकल कंडीशनिंग में मदद की है या ऑपरेंट कंडीशनिंग में, किसको इसने स्ट्रेंथन किया है, तो इसने किया है ऑपरेंट कंडीशनिंग को, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। बिहेवियर जो है 100 क्वेश्चन है, बिहेवियर रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, पर्टिकुलर स्टिमुलस के साथ जो पर्टिकुलर स्टिमुलस है ना तो उसके साथ जो बिहेवियर रिलेट हो जाता है उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर। तो इस वीडियो में हमने 100 तक जो है ना MCQs चैप्टर 3 से साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।